हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2024 मेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखेंगे। ये एग्ज़ाम 6 नवंबर 2024 को हुआ था, तो इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्यूशन केवल मतलब सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, इसमें हम ये भी देखेंगे आपको वही पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए था। क्योंकि सॉल्यूशन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए उस चीज़ की नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। इस वीडियो से आपको पेपर अटेम्प्ट करने की नॉलेज मिलेगी कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था, भाई किसको अटेम्प्ट करो और कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की नमो महोत्सव सेल 26 से 28 फरवरी तक लाइव रहेगी। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो केवल 351 रुपीज़ में मिलेगा। इतने कम प्राइस में लेने के लिए आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड को लगाने के बाद आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स, इसके अंदर आपको जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं उनके स्टडी मटेरियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वे भी मिल जाएंगे। तो केवल 100 रुपीज़ से भी कम प्राइस अगर आप इसके अंदर ऐड कर दो तो भैया आपको पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो इसको भी अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हैं। इससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इसको बाय नहीं किया है तो आप इसको बाय कर लेना। कूपन कोड मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम प्राइस आपको मिल जाएगा अगर आप इस कूपन कोड को लगाते हो तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लेट गर्डर्स द इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू। जो प्लेट गर्डर्स होते हैं, प्लेट गर्डर्स क्या होते हैं? गर्डर आपको पता है भाई, इस टाइप का कुछ सेक्शन होता है। और अगर इसको हम प्लेट से बनाएं भाई, एक एलिमेंट ये अलग प्लेट, ये अलग प्लेट, और जो इसकी फ्लैंज है वेब है वो सभी अलग अलग प्लेट से बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट गर्डर्स बोलते हैं। इसमें हम वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। वे क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे क्या हमारी हेल्प होती है? तो सबसे पहले आपको मैं स्टिफनर्स दिखा देता हूँ। भाई स्टिफनर्स दिखते कैसे हैं? तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा भाई, ये एक प्लेट गर्डर है, आई सेक्शन है। इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा क्या, ये हमारा ओरिजोनटल स्टिफनर है। और जो इसमें वर्टिकल आपको दिखने लग रहे हैं ये आपके क्या, ये आपके वर्टिकल स्टिफनर है। तो जैसे कि वर्ड स्टिफनेस है, स्टिफनेस वर्ड है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी भी होती है स्टिफनेस। स्टिफनेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, स्टिफनेस क्या होती है? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। भाई कोई मटेरियल कितना स्टिफ है उसका क्या मतलब है भाई, वो डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगा। तो जो हमारा आई सेक्शन है इसके ऊपर जब यहाँ पे लोड लगता है तो जो इसका वेब वाला सेक्शन, इसकी टेंडेंसी होती है बकल करने की, ऐसे बकल करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने जो यहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर लगा दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पे बकल नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से हम इसके अंदर ओरिजोनटल स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिकल स्टिफनर्स हम क्यों प्रोवाइड करेंगे? ताकि जो हमारी वेब है वो बकल ना करे, हमारी वेब हमारी बकल ना करे। जो ये वेब है ये कम इसकी थिकनेस होती है, बिल्कुल पतला, जैसे पेन है, पेन का जो रिफिल होती है, सिक्का बोलते हैं जिसको, भाई उसकी थिकनेस कम होती है। अगर आप उसको पकड़ के लोड लगाओगे तो पेन की जो रिफिल होती है वो ऐसे मुड़ जाती है। तो इसके मुड़ने की टेंडेंसी होती है, अगर आपने स्टिफनर लगा दिया तो ये मुड़ेगी नहीं। तो आई हो भाई स्टिफनर्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गई होगी। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं भाई, हम स्टिफनर्स कब कब प्रोवाइड करते हैं वो आप देख सकते हो। अगर डेप्थ अपॉन थिकनेस का जो रेशो 90 से कम हो तो हम केवल क्या प्रोवाइड करेंगे? वर्टिकल स्टिफनर। डेप्थ अपॉन थिकनेस का रेशो 200 से ज़्यादा हो तो हम ओरिजोनटल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस से अबव। और कितने डिस्टेंस पे ये प्रोवाइड हम करेंगे? 0.2 टाइम दी डिस्टेंस ऑफ वेब फ्रॉम दी कंप्रेशन फ्लैंज। जो कंप्रेशन वाली फ्लैंज है उससे इतनी दूरी पे प्रोवाइड करेंगे। डेप्थ अपॉन थिकनेस का जो रेशो है 250 से कम हो, यानी 200 से 250 के बीच में हो तो हम एडिशनल ओरिजोनटल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी वहाँ के ऊपर हम एडिशनल ओरिजोनटल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। अगर ये 400 से ज़्यादा हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे? सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे, दोबारा से डिज़ाइन करेंगे। भाई हम एक टाइप से उसको फेलियर मान लेते हैं। जैसे जैसे ये रेशो बढ़ता जा रहा है तो ये क्या होता जा रहा है भाई, शुरू में ऐसे गर्डर था आपका, और जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो इस टाइप का कुछ गर्डर बन गया, फेलियर की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो गई।
तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट दी वेब बकलिंग। उसके अलावा जो अलग अलग टाइप के स्टिफनर्स होते हैं वो भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट वाले हम देख लेते हैं केवल। जो ओरिजोनटल स्टिफनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेब की बकलिंग को प्रिवेंट करते हैं अगेंस्ट द कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स आती है उसकी वजह से वेब बक्कल होना चाहेगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजोनटल स्टिफनर्स को प्रोवाइड करेंगे। वर्टिकल वाले हमने देख लिए, वर्टिकल वाला किस लिए होता है, वेब की बकलिंग को प्रिवेंट करेगा शीयर की वजह से। उसके अलावा आप ये लोड कैरिंग स्टिफनर्स देख सकते हैं भाई, वेब बकलिंग ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड की वजह से वेब बकल होने की कोशिश करेगी, उसको रोकने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लोड कैरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। उसी तरीके से जो टेंशन वाले स्टिफनर हैं, टेंशन स्टिफनर किसके लिए, जो टेंसाइल फोर्सेज होती हैं फ्लैंज से वेब में ट्रांसफर होती हैं उसके लिए टेंसाइल स्टिफनर्स। बियरिंग स्टिफनर्स भी आप याद रख सकते हैं भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। बियरिंग स्टिफनर्स ये क्या करते हैं, लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करते हैं कंसंट्रेटेड लोड की वजह से। बियरिंग स्टिफनर्स क्या करेंगे, लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करेंगे कंसंट्रेटेड लोड की वजह से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ आपको वो क्वेश्चन है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर ए रेलवे ट्रैक विद इन एन 800 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज सेक्शन। टेक द स्लीपर डेंसिटी एज m+5। स्लीपर की डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, m+5। m क्या होती है भाई, एक रेल लेंथ की कितनी लेंथ है, तो ब्रॉड गेज में रेल लेंथ कितनी इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है 13 मीटर, तो 13 + 5। तो एक जो रेल लेंथ है भाई, जो 13 मीटर की आपकी रेल है, इसमें हम कितने स्लीपर प्रोवाइड करेंगे, इसमें आप ऐसे ऐसे 18 स्लीपर प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल एलिमेंट्री मेथड लगा सकते हैं भाई, 13 मीटर में अगर 18 है तो 800 मीटर की लेंथ में कितने होंगे, तो 800 मीटर की लेंथ में होंगे 18 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 800। पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, कैलकुलेटर आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका इजीली आंसर आ जाएगा 1108। तो शुरू के दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। पेपर में हो सकता है आपका पास जो पेपर आया और शुरू के दोनों क्वेश्चन मुश्किल आ गए हों, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपने माइंड सेट को ऐसे रखना, शुरू के 4-5 क्वेश्चन अगर मुश्किल आ भी जाते हैं तो आगे वाले आसान मिलेंगे। और कट ऑफ आप देख ही रहे हो, जैसे अब की बार की कट ऑफ जनरल की 400 गई है, 16 क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल थे, तो 16 × 4 कितने हो गए, करीब करीब 64। तो अब की बार की जो कट ऑफ है उसको हम 350 के आसपास ही कहेंगे, वो गई है, तो इतनी हाई फाई कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि भाई 100 क्वेश्चन है ना, 100 में से 10 क्वेश्चन तो एसएससी ऐसे देगा जो कोई नहीं कर सकता, ताकि उसको भी अपना नाम बचाना है ना एसएससी को। अगर सभी 300 में से 300 ले आएंगे तो एसएससी का जैसे अब की बार नाम खराब हो रहा है भाई, 400 नंबर कट ऑफ कैसे जा रही है, ये हो गया वो हो गया। तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, आपने कितना भी पढ़ रखा हो। तो आपको कोशिश करनी है जो 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, उनमें से आप देखेंगे 80 ऐसे कौन से हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, तो उन पे अपने को ध्यान देना है ज़्यादा। और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए पेपर की, तो वही हम इस वीडियो के अंदर देखने लग रहे हैं। तो शुरू के दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, स्टिफनर से रिलेटेड जितने भी वही क्वेश्चन आपके बन सकते थे। अब आ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following is not a chief constituent used in the acid refractory for the manufacturing of the ceramic material? जो सिरेमिक मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं है। नोट, जैसे नोट वाला शब्द है तो इसको हाईलाइट करके देखना आपको। पेपर में ऐसे ऐसे शब्दों पे आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे ऑल, नन, नोट, तो कन्फ्यूजन इन्हीं से होता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है सिरेमिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज नहीं करते, तो वो मटेरियल हमारा कौन सा है, मैग्नेसाइट। इस शब्द को भी देखना है एसिड रिफ्रैक्टरी के अंदर। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम नॉर्मली नहीं पढ़ते। ये इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो भाई, फैक्चुअल बेस या बिल्कुल डीप में जाके पूछा गया क्वेश्चन है। हमें ये चीज़ पता रहती है, हमें क्या पढ़ते हैं भाई, रिफ्रैक्टरी हमें पता है। रिफ्रैक्टरी क्या होती है, रिफ्रैक्टरी इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल वाले चैप्टर के अंदर हम रिफ्रैक्टरी के बारे में पढ़ते हैं भाई, रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं जो हाई टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सकती हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें इतना हमने पढ़ रखा है। लेकिन उसके बाद अब इसकी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं। पहली कौन सी, एसिडिक, दूसरी बेसिक और तीसरी कौन सी होंगी, जो न्यूट्रल होती हैं। तो एसिडिक वाली देख लेते हैं।
एसिडिक वाली के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं, उसके अंदर होती हैं क्वार्ट, सैंड, जेनिस्टर एंड सिलिका ब्रिक्स। आपको याद नहीं करना, बस हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। बेसिक के अंदर क्या होंगी, इसमें बेसिक ऑक्साइड होंगे जैसे कि मैग्नेसाइट एंड डोलेमाइट, तो ये बेसिक होगी। न्यूट्रल के अंदर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल में भाई जो सिलिका बेस जैसे अर्थ टाइप के वे हो जाएंगे न्यूट्रल के अंदर। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, 3 में से आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे, जो हमने 3 देखे हैं इन 3 में से 2/3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। ये इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, अगर आपने इसको अटैम्प्ट पढ़ रखा था पहले तो आप इसको कर सकते थे, वरना इसको नहीं कर सकते थे। बाकी एसिड लिखा हुआ है कि भाई एसिड के अंदर यूज नहीं होता, तो एसिड के अंदर भाई बेसिक कंपाउंड आएगा, तो अंदाजा लगा के कि भाई हमने जैसे बचपन में पढ़ाई 11th-12th में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक होता है, NaOH ये भी बेसिक होता है, तो वहाँ से अंदाजा लगा कि भाई मैग्नेसाइट है तो बेसिक नेचर होगा, तो वहाँ से आप इसको कर सकते थे, वरना इसको करने का कोई और तरीका नहीं, इसको आप छोड़ सकते थे पेपर में। अब भाई अपनी कोचिंग तो है नहीं ना, हम ऐसे क्लेम करते कि जी हमको तो सब कुछ आता है। वैसे टीचर भी जो होता है वो ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ ना कुछ जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आते, लेकिन फिर भी बताने का भाई अपना फर्ज है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ देने होते हैं, इनको अटैम्प्ट नहीं करना होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इन ए reinforced सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ए डिफॉर्म बार ऑफ डायमीटर 20 mm कन्फर्मिंग टू IS 1786। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, एक चीज़, सबसे पहली चीज़ आपने किस चीज़ पे ध्यान दिया, डिफॉर्म बार के ऊपर। ठीक है, कौन सा बार है, डिफॉर्म बार है। ठीक है, 20 mm जिसका डायमीटर है, IS 1786 सब्जेक्टेड टू टेंशन, टेंशन उसके ऊपर लगने लग रहा है, खींच रहे हैं यानी उसको, तो हमें उसकी डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, कैलकुलेटेड डेवलपमेंट लेंथ। टेक द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर 20 mm प्लेन बार सब्जेक्टेड टू टेंशन एज 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है प्लेन बार की, वो इन्होंने खुद ही दे दिया, हमसे भी नहीं निकलवाई, 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे याद रहनी चाहिए आपको, ये हम याद रखते हैं, Fe415 ग्रेड का स्टील है। तो भाई जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इन्होंने दे रखी है, तो जो डेवलपमेंट लेंथ होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सिग्मा फाई अपॉन 4 टाउ बी इंटू डी। अब भाई ये टेंशन के अंदर है और डिफॉर्म बार है, तो डिफॉर्म बार के लिए हम 60% से इंक्रीज कर देते हैं। अगर कंप्रेशन होता तो हम इसको कितने से और इंक्रीज कर देते हैं, 25% से, लेकिन अब ये कंप्रेशन नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। डायमीटर में कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है। जो भाई स्ट्रेस है वो कितनी होती है, Fe415 ग्रेड का स्टील है तो 0.87 Fy हम लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के। तो जैसे कि आप ये फॉर्मूले में देख सकते हैं, डेवलपमेंट लेंथ सिग्मा 0.87 Fy डिवाइड बाई 4 टाउ BD। डायमीटर 20 था, जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो 415 है। डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कितनी हो गई, 1.5 इंटू 1.6 यानी 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कैलकुलेटर वहाँ आपके पास अवेलेबल था, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। पेपर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे इसके अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी भाई, जो डिफॉर्म बार लिखा हुआ इस चीज़ पे आपको ध्यान देना था, तो ये वाला क्वेश्चन इजीली आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द सर्वे। सर्वे में मैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, तो एक होता है डिस्टोमेट, एक होता है टेलोरीमीटर, और एक होता है जेडियोमीटर। तो ये 2-3 हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वहीं हमसे पूछा गया तो कौन सा है, टेलोरीमीटर। उसके अलावा जो तीनों ग्राफ है वो तीनों ऑप्शन है, प्रिज्मेटिक कंपास, पेंटाग्राफ एंड ऑटो लेवल। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते भाई, ये फिजिकल होते हैं भाई, कंपास हो गया, पेंटोग्राफ हो गया या ऑटो लेवल हो गई, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, हार्डली 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रिज्मेटिक थियोडोलाइट। क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रिज्मेटिक थियोडोलाइट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो इसमें एलिमेंट नाम दिए हुए हैं, जैसे 5 नंबर एलिमेंट क्या है, 17 नंबर एलिमेंट क्या है, 13 नंबर एलिमेंट क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। वैसे तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कोई सा भी मैच नहीं करता है,
इसलिए सभी बच्चों को इसके फुल मार्क्स मिल गए, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, मार्क फॉर ऑल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सभी को नंबर मिलते हैं। उसमें क्या होते हैं, सभी को नंबर मिलते हैं, चाहे उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। बाकी हम इन सभी जो इसमें दिए हुए हैं पार्ट, उनका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इजी इजी वाले से शुरू करते हैं हम, ठीक है। इसको ये हम साइड से देख रहे हैं, ये हम इसको ऊपर से देखने लग रहे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास ये दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से देखने में थोड़ा आसान है ये। तो सबसे पहले भाई ऑब्जेक्टिव वाली साइड से देखते हैं इसको, ठीक है। कॉलेज में भी आपने यूज किया होगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव वेन होती है, जो आपको ये दिखने लग रही है। इसके अंदर यहाँ पे एक धागा बंधा होता है, जो ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स हेयर बोल देते हैं इसको। उसके अलावा इसका आप कवर देख सकते हो भाई। बार जो है ये ग्लास का कवर है, और जो यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है 60 40 20 10 0, ये सभी क्या है, ये ग्रेजुएटेड रिंग है। ये क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग। उसके अलावा भाई प्रिज्मेटिक कंपास है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर भाई जो नीडल होती है वो अलग से नहीं होती है, ठीक है। जो आपका कंपास है भाई, मान लो ये कंपास है, तो ये इसी के अंदर भाई एक सिंगल यूनिट होती है, अलग से कोई यूनिट नहीं होती इसके अंदर। अपना ये मेटल का बॉक्स हो गया, यहाँ लिफ्टिंग के लिए लीवर दिया गया होता है ताकि इसको हम ऊपर उठा सकें। यहाँ पे ये हिंज होता है, जो ये आपकी पूरी यूनिट है, ये भाई ऐसे यहाँ पे बंद करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए वो होती है। यहाँ पे एक मिरर दिया होता है ऑब्जेक्टिव वाली साइड। अब जिस तरफ हमारी आंख होती है भाई, यहाँ इंसान खड़ा होकर इसको देखने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आई का होल होता है, एक पतली सी यहाँ पे लाइन होती है, आई सिल्ट बोलते हैं इसको। ये सनग्लास होता है। बाकी नॉर्मली जो हम कॉलेज वगैरह में देखते हैं, तो ये वाला पार्ट तो मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्म रहता है, यहाँ पे प्रिज्म रहता है, हमारी जो आंख होती है उसके जस्ट सामने एक प्रिज्म रहता है, ताकि हम रीडिंग ले सकें इसकी। हिंज स्ट्रैप हो गया, फोकसिंग स्टड हो गया। अब इसको हम साइड से देख लेते हैं, साइड से कैसे दिखाई देता है। तो जो हमारी आई है, आई वाली साइड देख लो, आई वेन, यहाँ हम अपनी आंखों को लगा के इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रिज्म लगा रहता है। यहाँ सनग्लास हो गया। ये भाई आपका जो कंपास वाली चीज़ है, पूरी असेंबली वो हो गई, ठीक है, जिसमें कंपास भी लगा हुआ है, रिंग भी है, सब कुछ है। जो आपको यहाँ गोल गोल पूरी दिखने लग रही है, वो साइड में बस यहाँ पे आपको ऐसे दिख रही है बस। यहाँ पे जो हिंज था वो हो गया। ये यहाँ पे लिफ्टिंग के लिए पिन है भाई, शीशे को ऊपर उठाने के लिए। ये आपकी ऑब्जेक्टिव वाली हो गई। ये आपका ऑब्जेक्ट वेन हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं। प्रिज्मेटिक कंपास वैसे बेसिक लेवल का तो हम सब ने पढ़ ही रखा होता है। उसके अलावा तो क्वेश्चन में इन्होंने एक गलती और कर रखी है भाई, प्रिज्मेटिक कंपास क्या कि थियोडोलाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास ही इनको कहना चाहिए था, प्रिज्मेटिक इन्होंने थियोडोलाइट लिखा हुआ है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, इन्होंने इसके मार्क फॉर ऑल कर दिए हैं। वैसे अगर हमें सोल्व करना हो तो इसमें भाई सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, सारी एक एक करके। तो 11 नंबर वाले को देखते हैं, 11 नंबर वाला कौन सा है। ये है 11 नंबर वाला, ठीक है। जो यहाँ पे ये अलग से निकला हुआ है, ये क्या है, ये है ब्रेक पिन। 11 नंबर वाला ब्रेक पिन कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देख लेते हैं 14 नंबर वाले को। 14 नंबर जो यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है, ये 14 नंबर, ये क्या है, ये है पिवट, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी घूम रही है, यहाँ पे जो सर्कल है इसके ऊपर घूम रहा है, तो ये पिवट हो गया। 30 नंबर वाला क्या है, जो भाई आपका यहाँ ऊपर दिया हुआ 30 नंबर वाला, ये क्या आपका मिरर है। ये 30 नंबर वाला आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। और 15 नंबर वाला क्या है, एगेट कैप हो गई, जो यहाँ पे ये 15 नंबर दी हुई है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कहूँगा भाई, इसको आप छोड़ सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। नॉर्मली इस वाले क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा हुआ होता। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को पे। बाकी अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी थे। 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे आए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जिनमें से एक हमारा क्या हो गया, मार्क फॉर ऑल हो गया। अगले पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी यूज इन द इरिगेशन इंजीनियरिंग विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल।
भाई इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम इन शब्द को यूज करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, मैच फॉलोइंग करना आपको। सबसे पहले वर्ड है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है भाई, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट जो सोयल अपने अंदर स्टोर कर सकती है अगेंस्ट दी ग्रेविटी, उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी का ऑप्शन देखिए एक्सप्लेनेशन में किससे मैच हो रहा है, वन का बी। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोयल आफ्टर द फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर। जो ग्रेविटी वाला पानी खत्म हो गया, तब उसके बाद सोयल में जो मॉइस्चर कंटेंट बचती है वो क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी। या इसको ये भी कह सकते हैं भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट मैक्सिमम पानी कितना स्टोर करते हैं, वो फील्ड कैपेसिटी हो गई। फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, वो पॉइंट जब जो सोयल है अपने लिए कोई भी पानी नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकती। तो वन का हो गया ए, वाटर कंटेंट एट विच प्लांट नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सोयल फॉर इट्स ग्रोथ। फिर आता है कमर्शियल क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो जो इसमें मेन कन्फ्यूजन था या फिर जिसकी वजह से इसको हमने मार्क फॉर ऑल दिया, वो यही था भाई। शुगर केन जो गन्ना होता है, कोई अपने लिए उगाता है गन्ना, बेचने के लिए उगाते हैं गन्ना भाई। शुगर केन जो गन्ना होता है मिलों में जाता है, वहाँ से गुड़ चीनी मिल जाता है। तो शुगर केन हमारी क्या हो गई, एक कमर्शियल क्रॉप हो गई। फिर आ जाता है कोकोआ, यानी कोको क्या दो जिससे भाई कॉफ़ी वगैरह या चॉकलेट बनती है। तो वो हमारी एक टाइप से क्या हो गई, प्लांटेशन क्रॉप हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इजी क्वेश्चन है भाई। वन का बी, टू का ए, वो थ्री का सी और फोर का डी। बी ए सी डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन आप देखिए, बी ए सी डी, सेकंड नंबर ऑप्शन। इसको चाहो तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें मार्क फॉर ऑल क्यों दिया वो देखिए। भाई जो कोकोआ है, ठीक है, कोई इसको अपने खाने के लिए उगाता है जी नहीं, इसको खाने के लिए तो नहीं उगाते, इसको तो हम किस लिए उगाएंगे, बेचने के लिए उगाएंगे। तो ये हमारी कौन सी क्रॉप हो गई, जो कोकोआ है वो कमर्शियल क्रॉप भी है भाई। कमर्शियल क्रॉप शुगर केन भी हो सकती है, कोकोआ भी हो सकती है। तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया, मार्क फॉर ऑल कर दिया। वैसे चाहे तो इसको मार्क फॉर ऑल ना करके आंसर दे सकते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तो यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं है ये भी। लेकिन एसएससी ने इसके लिए मार्क फॉर ऑल कर दिए। मार्क फॉर ऑल क्यों किया वो रीज़न भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉप है वो शुगर केन भी होती है और कोकोआ भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ द स्टील टेंशन मेंबर। जो स्टील के टेंशन मेंबर होते हैं उनका हम नेट एरिया निकालते हैं। स्टील के टेंशन मेंबर का हमें क्या निकालना होता है, नेट एरिया। जैसे कि भाई एक टेंशन मेंबर ये है, इसके साथ ये भाई आपने दूसरा टेंशन मेंबर लगा दिया, तो इसका हम नेट एरिया निकालते हैं, या फिर कह दो इफेक्टिव एरिया कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, इफेक्टिव एरिया। उसके अंदर हम किस किस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर हम डक्टिलिटी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, होल फॉर्मिंग फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्रिक फैक्टर को कंसीडर करते हैं, और शीयर लैग फैक्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है शीयर लैग फैक्टर। इसको आपने पढ़ा भी होगा भाई, इफेक्टिव एरिया क्या होता है शीयर लैग के केस में, शीयर लैग को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर आ गए, शीयर लैग एक फैक्टर है, डक्टिलिटी एक फैक्टर है, और ज्योमेट्रिक फैक्टर भी है। लेकिन जो इम्परफेक्शन फैक्टर है वो नेट एरिया निकालने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं है। इम्परफेक्शन फैक्टर का क्या मतलब हो गया भाई, एक तो ओला आपने ऐसे किया और एक ओला आपने कुछ कुछ ऐसे किया भाई, इम्परफेक्ट सा ओल है, ठीक है। तो इम्परफेक्शन के लिए नेट एरिया के लिए कोई भी फैक्टर हम यूज नहीं करते। हम केवल चार फैक्टर को लेते हैं, डक्टिलिटी को भाई, उसकी डक्टिलिटी कितनी है, होल फॉर्मिंग फैक्टर कितना है, ज्योमेट्रिक फैक्टर कितना है, और शीयर लैग। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, जो नेट एरिया निकालते हैं उसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर को लेते हैं, इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। उस चीज़ को हमारे से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ऐसा कोई हम नेट एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और उसमें चार फैक्टर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वट रोल डज द शेड्यूल ऑफ रेट प्ले इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। आप कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हो भाई, मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें चार कमरे हैं, फोर रूम्स हैं, एक किचन है भाई, दो बाथरूम है, ठीक है। आपने ऐसा कोई रूम बनाना है, तो उसका जो आप एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे उसके अंदर जो शेड्यूल ऑफ रेट है उसका क्या रोल रहता है, जो शेड्यूल ऑफ रेट है उसका क्या रोल रहेगा।
तो शेड्यूल ऑफ रेट से तो हमें ये पता चलेगा कि जो क्वांटिटी है उसके अंदर उनकी कॉस्ट क्या है। जैसे मैं आपको CPWD के अंदर बताऊं, CPWD में हम किसको यूज करते हैं, DSR को, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। उसके अंदर क्या लिखा रहता है, उसमें ये लिखा रहेगा भाई 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट है तो उसका क्या रेट है भाई, मान लो 5,000 रुपये की है, ठीक है भाई। 1 kg स्टील है, उसका क्या रेट है भाई, मान लो 500 रुपीज़ है। तो इस तरीके से शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर सभी क्वांटिटी के यूनिट रेट लिखे रहते हैं। इट प्रोवाइड ए डिटेल लिस्ट ऑफ यूनिट रेट फॉर वेरियस आइटम ऑफ वर्क। तो उससे हम अपना एस्टीमेट प्रोवाइड कर लेते हैं। पहले हमने क्वांटिटी निकाल ली ड्राइंग देख के, और जो क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, शेड्यूल ऑफ रेट से पता चलेगा। बाकी जो और सभी ऑप्शन है इजीली आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। भाई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, जी नहीं। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, जी नहीं। इंटरेस्ट रेट, जी नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, जो अलग अलग आइटम हमारे कंस्ट्रक्शन की उनका यूनिट रेट क्या है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट दी। अच्छा देख लेते हैं, जो हमने ये दोनों क्वेश्चन किए ये बिल्कुल ईजिली करे जा सकते थे। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसको हम ईजी कहेंगे। जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये किया जा सकता है, ठीक है, तो किया जा सकता है, मैनेजेबल है 8 नंबर क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इफ इट डिफ्लेक्शन एंगल इज 45 डिग्री एंड रेडियस इज 400 मीटर। भैया आपको सिंपल सर्कुलर कर्व दी हुई है ऐसे, इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है, जो डिफ्लेक्शन एंगल आपको कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, रेडियस इसका 400 मीटर। तो जो इसकी लेंथ है ये कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है भाई, जो एंगल है ये थीटा है, वो किसके बराबर होता है, लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। हमें क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ किसके बराबर होगी, थीटा इंटू रेडियस। एंगल कितना, 45 डिग्री। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेडियन में इसको कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस इसका 400 मीटर। कैलकुलेटर वहाँ आपके पास अवेलेबल रहता ही है, तो बिल्कुल इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे ये मैंने आपको पूरा ड्राइव करके ही दिखा दिया। तो हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन था। लेंथ किसके बराबर होगी, थीटा पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किया है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से जब आपको इसको सोल्व करते तो आपका आंसर आ जाएगा 314.16 मीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, 30 से 40 सेकंड में आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड यूजिंग द ट्रेपिजोइडल मेथड। ट्रेपिजोइडल मेथड की हेल्प से आपको अर्थवर्क, भाई मिट्टी की क्वांटिटी कितनी होगी वो बतानी है। कोई हम रोड बनाने लग रहे हैं उसके लिए। इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन ऑफ द रोड डी इज इक्वल टू 13 मीटर। तो जो दो सेक्शन है आपके रोड के उनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। जैसे ये सेक्शन इनके बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर। जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ भाई, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, उनका क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ 5.5, 11.5, A2 17 एंड A3 24.5। भाई आपको 4 सेक्शन दे दिए ऐसे ऐसे, 3 सेक्शन हो गए, 4 आपको एरिया दे दिया। तो जो ट्रेपिजोइडल मेथड है, अगर आप उससे वॉल्यूम निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डी, भाई स्पेसिंग कितनी हो गई, ब्रैकेट में फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइड बाय 2 प्लस जो बचे हुए एरिया हैं उनका सम। अगर एरिया निकालना होता तब भी फॉर्मूला यहीं रह जाता, तब यहाँ पे क्या आ जाता, तब यहाँ पे वो आ जाता भाई L0 प्लस LN, ठीक है। यहाँ पे एरिया था तो A0 प्लस AN आ गया। तो सिंपल आपने लिखा भाई स्पेसिंग कितनी है, 30 मीटर की स्पेसिंग है। पहला एरिया है 5.5, आखिरी एरिया कितना है 24.5 डिवाइड बाई 2 प्लस जो बीच में बची हुई है जितने 11.5 प्लस 17। कैलकुलेटर आपके पास था ही, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में आपके दो अप्रोच रह सकती हैं। भाई आपने जब इतना सारा डेटा देखा तब आपके मन में आया कि जी इस क्वेश्चन को करने में मेरे को 1.5 से लेके 2 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे, ठीक है, 1.5 से लेके 2 मिनट हमें लग जाएंगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आखिरी के लिए छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को हमें लास्ट में अटैम्प्ट करना था। क्वेश्चन ये भी ईजी है, ठीक है, क्या है ये, ईजी क्वेश्चन है। ये दोनों भी इजी क्वेश्चन थे। तो अब तक हमारे कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में से 8 हमारे इजी हैं, 2 हमारे डिफिकल्ट हैं, जिसमें से एक हमारा मार्क फॉर ऑल वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन,
ए रियल फ्लूइड इन विच द shear force shear stress is not proportional to the rate of the shear strain। जो shear stresses होती हैं वो shear strain के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उस वाले फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शियर स्ट्रेस है शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। वो हमारा कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, और जिसमें नहीं है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगला क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ईजी है, 10 से लेकर 15 सेकंड भी मुश्किल लगी होंगी इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके, और कितने नंबर के हैं, सभी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देखते चलना और सोल्व करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, द ड्यूटी ऑफ एन इरीगेशन कनाल डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो इरीगेशन कनाल की ड्यूटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ड्यूटी जो होती है उसको हम डी से भी लिखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कितना एरिया इरीगेटेड हुआ पर यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। यही होती है ना ड्यूटी। ऑप्शन देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नोट है ये, सोयल कैरेक्टरिस्टिक थ्रो विच दी कनाल रंस। जो आपका कनाल है, जो नहर है आपकी, कैसी मिट्टी के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जी हाँ, डिपेंड करेगी। अगर हमारी ऐसी सोयल है जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है, ऐसी सोयल है जिसकी जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, तो हमारे लॉस क्या होंगे, लॉस हमारे ज़्यादा होंगे। तो जो हमें क्यू रिक्वायरमेंट है, क्यू की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा पानी चाहिए होगा, और ड्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन में तो डिपेंड करती है। दूसरा ऑप्शन कल्टीवेशन मेथड। भाई कल्टीवेशन के कैसे मेथड है, भाई ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है या कम वाटर रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी हमारी डिपेंड करेगी। थर्ड ऑप्शन, मेथड ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द इरीगेशन वाटर। आप इरीगेशन वाटर को कैसे अप्लाई कर रहे हो, भाई ड्रिप इरीगेशन है, फ्री फ्लडिंग है, क्या चीज़ है। जैसे ड्रिप इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, पहले ड्यूटी का फॉर्मूला लिखते हैं। ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरीगेटेड अपॉन डिस्चार्ज। ड्रिप इरीगेशन में क्या हुआ, हमें कम पानी चाहिए होगा तो ड्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिजर्वोयर की स्टोरेज। भाई ये आपने डैम बना दिया, इस डैम के पीछे पानी स्टोर है, ठीक है। तो जो ये रिजर्वोयर में पानी स्टोरेज है उसको हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर ड्यूटी डिपेंड करेगी, जी नहीं, उसके ऊपर ड्यूटी डिपेंड हमारी नहीं करेगी। क्यों डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज अब कब मेजर करते हैं, जो आपका रिजर्वोयर है, ये डैम है, यहाँ से कनाल निकल के जाएगी, यहाँ से कनाल निकल के आपके फील्ड तक जाएगी, आपके खेतों तक जाएगी। और ड्यूटी हम कहाँ पे मेजर करना शुरू करते हैं, इस वाले पॉइंट से मेजर करना शुरू करते हैं जब रिजर्वोयर से पानी हमारा निकल चुका है। तो रिजर्वोयर के अंदर भाई 10 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है, तो उस चीज़ के ऊपर ड्यूटी हमारी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमारी पहली वीडियो थी, आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन आज हमने 13 क्वेश्चन करे। अब 13 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, कोई भी बच्चा कर सकता था जिन्हें नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 2 क्वेश्चन क्या थे, डिफिकल्ट थे, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन क्या हो गया, मार्क फॉर ऑल हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 13 में से 12 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपके कितने नंबर आ गए, 12 इंटू 3 36 मार्क्स तो आपने अपने सिक्योर कर ही लिए हैं। तो पेपर में हमारा माइंड सेट यहीं रहना चाहिए। जैसे मैं तो पेपर में करता था, मैं सोचता था कि भाई कम से कम 50 क्वेश्चन कर लूँ एक बार शुरू के 1 घंटे में, फिर बचे हुए जो थोड़े डिफिकल्ट वगैरह उसमें से 20-30 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत हैं, ठीक है। तो माइंड सेट आपको यहीं रहना चाहिए। कट ऑफ अभी भी इतनी आई नहीं जाती, एक्यूरेसी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो आज हमने 13 क्वेश्चन करे हैं, बचे हुए क्वेश्चन भी हम जल्दी ही करेंगे। आपका कोई भाई सजेशन हो, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को, वो आप बता सकते हो। उसके अलावा भाई अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो, भाई आपने कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हो, अच्छे से सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो जो है टेक्स्ट बुक की भाई ईयरली पास प्रो है, ये आप खरीद सकते हो। मिनिमम प्राइस में है, जस्ट एक नॉमिनल प्राइस है, 0 ही कहेंगे इसको, तो इसको आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो हम जल्दी शुरू करेंगे। ये बस हमें स्टार्ट करना था, इस वजह से थोड़े कम क्वेश्चन करे हैं, आज थोड़ा कम टाइम था, तो किसी छुट्टी वाले दिन मैं एक लंबी वीडियो लेके भी इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।